अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद हसनैन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्लूइड्स थेरेपी। चैप्टर नंबर 16 है फ्रॉम डोगर सर्जरी। तो इसमें हमारे पास कुछ जो है ना मोस्टली एमसीक्यूज आ जाते हैं, लेकिन जो एससीक्यू है वो एक ही आता है अभी तक ना, और वो है कि जिसमें हमने जो उसके रिसस्टेशन फ्लूइड और उसका जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो हमने बताना होता है कि नॉर्मल कितने इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर देना होता है। तो वो मैं आपको डिटेल से करवाऊँगा। बाकी उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाता जाऊँगा साथ साथ। अब एक चीज़ याद रखिए कि बॉडी का 60% तो हमारे पास वाटर होता है। बाकी जो है ना 2/3 2/3 और 1/3 रूल होते हैं। जो 2/3 है हमारी बॉडी का जो वाटर है ना, वो हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर के सेल के अंदर होता है। और जो 1/3 होता है ना, वो हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर दो जगह पे होता है, एक तो इंटरस्टेशियल होता है और दूसरा इंट्रावास्कुलर। अब जो इंटरस्टेशियल है वो ज़्यादा होता है, 2/3 होता है। और जो इंट्रावास्कुलर है ना, वो हमारे पास 1/3 होता है। तो यानी कि सबसे कम हमारे पास वेसल्स में जो भी फ्लूइड होता है या वाटर होता है, तो वो सबसे कम होता है, 1/3 होता है। अब जो है ना हमारे पास, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो सोडियम मोस्टली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट होता है, और जो पोटाशियम है वो इंटरसेलुलर। अब क्या होता है कि जो इनकी वैल्यूज़ है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो सोडियम की हमारे पास आती है 140 मिलीमोल पर लीटर, 140। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास पोटाशियम होता है वो 4 मिलीमोल होता है। तो मोस्टली यही यूज़ होता है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा। अब क्या होता है कि पर एंटर फ्लूइड थेरेपी जो हम देते हैं, तो क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो क्रिस्टलॉइड्स हो सकते हैं या कोलॉइड्स हो सकते हैं। क्रिस्टलॉइड्स में क्या होता है कि जैसे क्रिस्टल जब सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं या अदर दूसरे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, लैक्टेट वगैरह आ जाते हैं, और सोडियम वगैरह भी। तो इसकी टाइप्स क्या होती हैं, एक या एग्जांपल्स क्या हैं। नॉर्मल सलाइन जो 0.9% सलाइन होता है, जिसमें हमारे 154 मिलीमोल होता है सोडियम और क्लोराइड। हाफ सलाइन उसकी आधी हो गई, नॉर्मल सोडियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन आ जाएगी। 5% डेक्सट्रोज इसकी एग्जांपल है। 10% डेक्सट्रोज भी आता है, और डेक्सट्रोज सलाइन कॉम्बिनेशन में भी आ जाता है। डेक्सट्रोज हाफ सलाइन, ये मोस्टली जो होता है वो पीड्स सोल्यूशन इसको कहते हैं, डेक्सट्रोज हाफ सलाइन को। रिंगर लैक्टेट भी, और हार्टमैन सोल्यूशन, और 3% सलाइन, जिसको हम हाइपरटोनिक सलाइन कहते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलॉइड्स की। बाकी हमारे पास दूसरी टाइप का आता है जो फ्लूइड रहता है, वो कोलॉइड्स आते हैं। अब कोलॉइड्स आपको पता है, जिसमें हमारे पास मोस्टली जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं, जो क्या हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं मोस्टली फ्लूइड में ना, प्रोटीन या ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स। अब क्या होता है कि कोलॉइड्स की ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड को रिटेन रखना होता है, पकड़ के रखते हैं इंट्रावास्कुलर स्पेस में। तो क्योंकि जैसे भी ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना, तो जहाँ भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वहाँ ये वाटर को मतलब अपनी तरफ खींचती हैं। तो ऐसे ही है। इसके एग्जांपल हमारे पास ब्लड कोलाइड्स में आते हैं। एल्बुमिन, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, हीमासेल, यानी कि जो ब्लड या कोई भी थिक चीज़ें हैं ना, या जेलेटिन या जेलोफ्यूसिन, और हेटास्टार्च। मोस्टली जो होते हैं ब्लड, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, एल्बुमिन, हीमासेल, ये इसके एग्जांपल्स याद रखने वाली है। हीमासेल क्या है कि इसमें हमारे पास जेलेटिन, डिग्रेडेड बोवेन जेलेटिन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये 1000 ml में ना, और सोडियम भी होता है, पोटाशियम, और क्लोराइड और कैल्शियम आयंस होते हैं। अब क्या है कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमने कोलॉइड्स देने हैं या क्रिस्टलॉइड्स, तो इसका कोई कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये है कि जहाँ जब हमारे पास हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम कम हो,
यानी कि इंट्रावास्कुलर स्पेस में, इंट्रावास्कुलर में वॉल्यूम कम हो लेकिन जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंटैक्ट हो, तो उसके लिए हम मोस्टली देते हैं कोलाइड्स देते हैं। लेकिन जब हमारे पास इंटेग्रिटी जो कैपिलरीज की है वो ख़राब हो जाती है तब हम देते हैं क्रिस्टलॉइड्स, क्योंकि हमने जब हमारे पास कैपिलरी लीकेज होगा तो प्रोटीन हमारी वो बाहर जाती रहेंगी और उसके साथ में फ्लूइड भी जाएगा, तो इसलिए हम वो जैसे बर्न के पेशेंट में होता है तो हम नहीं देते होते कोलाइड्स, हम वो क्रिस्टलॉइड्स से रिप्लेस करते हैं बर्न वाले पेशेंट को। तो ये एज ए मतलब गेस के तौर पे याद रखने के लिए। अब जो हम फ्लूइड्स देते हैं वो जाते कहाँ पे हैं, मतलब जैसे हमने कहा था एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर है, या जो एक्स्ट्रासेलुलर उसमें भी वेसल में होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास है ना डेक्सट्रोज वाटर है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर है ना सीधा सीधा, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लूकोज है, तो मतलब फ्रीली मूवेबल है ना, ऑर्गेनिक है। तो ये इसकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वल होती है, मतलब जैसे वो 1/3 2/3 उधर जाएगा, जो हमारे पास इंटरस्टिशियल है 1/3 इधर आएगा जो हमारे पास वास्कुलर है, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस में भी जाएगा। तो ये डेक्सट्रोज वाटर की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास जो नॉर्मल सलाइन होता है वो हमने कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर का है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों में ना 2/3 जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल में चला जाएगा और जो 1/3 है वो हमारे पास इंट्रावास्कुलर में चला जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये इंट्रा सेलुलर उसमें नहीं जाता। मतलब अगर हमने जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर को बढ़ाना है तो हम नॉर्मल सलाइन उसके लिए नहीं गए। और बाकी हमारे पास कोलाइड आ जाता है। कोलाइड क्या है, ये सिर्फ वेसल्स के अंदर ही रहता है, यानी कि ये इंटरस्टिशियल पे में नहीं जाता है क्योंकि ये पास नहीं ना कर सकता कैपिलरीज को। तो ये 6 से 24 घंटे पड़ा रहता है जब तक रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम ने इसको डिग्रेड करते। तो इसलिए अगर हमने जैसे वो ब्लड से ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना तो उसका सारा ब्लड जो है वो वेसल में रहता है, वेसल से बाहर नहीं जाता। तो कोलाइड सारे ऐसे ही हैं। अगर 1 लीटर हमने कोलाइड दिया है तो हमने सारा 1 लीटर इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में ही डाला है, उससे कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि इसका जो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी, कि हमने फ्लूइड थेरेपी देनी कैसे देनी है। तो एक तो ये है कि हमने सबसे पहले रिससिटेशन अगर चाहिए है, मतलब एक बिल्कुल हाइपोवोलेमिया में है तो सबसे पहले हमने रिससिटेट करना होता है उस पेशेंट को। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले 500 ml नॉर्मल सलाइन बोलस की फॉर्म में दे देना है, ये रिससिटेशन है। और अगर ना हमारे पास ब्लड अगर तब लगाते हैं जब हमारे पास 30% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तब ट्रांसफ्यूजन में की तरफ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बोलस हमने 500 ml दे दिया नॉर्मल सलाइन का, तो उसके बाद हमने देखते हैं अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वेलेंट को उसको हम फर्दर करते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम देखते हैं कि इसका मतलब कोई ऑन गोइंग लॉस चल रहा है या कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा रहा है। अब रिससिटेट हमने कर लिया, उसके बाद हमने मेंटेनेंस थेरेपी देनी है। मेंटेनेंस के लिए एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि मेंटेनेंस में हमने एक तो वाटर मेंटेन करना है, सोडियम मेंटेन करेंगे, उसमें पोटाशियम मेंटेन करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन जो मोस्टली है वो वाटर और सोडियम और पोटाशियम करते हैं। वाटर की जो हमारे पास 24 आवर पर केजी रिक्वायरमेंट होती है वो 35 से 40 ml पर केजी पर डे या पर 24 आवर ये थे 35 से 40, ये आपने याद रखनी है। बाकी जो सोडियम है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मिलीमोल पर केजी पर डे, 1 से 2 आप याद रख लीजिएगा। और जो पोटाशियम है वो 1 इसकी अपर लिमिट है, वो 0.6 से 1 मिलीमोल पर केजी पर डे। तो ये आपने 3 लाजमी याद रखनी है। बाकी कैल्शियम जो है वो 5 मिलीमोल पर डे और मैग्नीशियम 1 मिलीमोल। ये मैग्नीशियम और पोटाशियम ऑलमोस्ट सेम है।
तो ये क्वेश्चन आता है हमारा कि एक बंदा है, उसको मतलब फ्लूइड लगाना है 24 आवर में, अडल्ट है, तो उसको वो कितना लगाएंगे या किस हिसाब से लगाएंगे? तो ये पर केजी के हिसाब से ना, जितनी उसकी वैल्यूज़ है वो आपने याद रखनी है। आगे हमारे पास है जो तीसरी इसकी प्रिंसिपल है ना फ्लूइड थेरेपी, वो रिप्लेसमेंट है। जो ऑनगोइंग लॉस चल रहा है, तो जो लॉस हो रहा है, या हमारे पास सोडियम जा रहा है, पोटाशियम जा रहा है, या वाटर जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो उसको हम जो है ना, वही इलेक्ट्रोलाइट या वाटर, वही चीज़ हम, या ब्लड भी जा रहा है, तो वही चीज़ उसको ना रिप्लेस करते हैं। अब हमने किस स्पीड से जाना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो उसके लिए हम 1 से 2 लीटर जो है ना आइसोटोनिक सेलाइन का, वो हम जितना जल्दी हो सके ना उसको इन्फ्यूज़ करते हैं, ताकि टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन किया जा सकते। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इसमें बार बार आता है या एक दो दफ़ा है, वो ये है कि एक बंदा परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है और उसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है और सीवियर डिहाइड्रेटेड है, तो उसको क्या होगा? अब जो है ऑब्स्ट्रक्शन वाले या परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, उसको क्या होगा कि उसके जो स्टमक से HCl रिमूव होगा, यानी कि उसको एक तो क्लोराइड कम हो रहे हैं, और उसकी जो है ना उसके साथ प्रोटॉन HCl यानी कि जा रहा है, प्रोटॉन भी जा रहा है, मतलब अल्कलोसिस भी होगी और क्लोराइड भी कम, हाइपोक्लोरीमिक अल्कलोसिस। साथ में क्या होगा, वो पूछते हैं कि इसमें हमारे पास पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया क्या होता है? तो इसका ये होता है प्रोसेस कि HCl तो निकल गया, क्लोराइड भी कम हो गया और प्रोटॉन भी कम हो गया। अब क्या होगा, अल्कलोसिस को कम करने के लिए रीनल कंपनसेशन क्या होती है कि बाइकार्बोनेट्स एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। अब ये कि जब बाइकार्बोनेट निकलते हैं, तो साथ साथ में हमारे पास सोडियम भी लॉस होने की तरफ जा रहा होता है। जब सोडियम लॉस होना होता है, तो अब किडनीज जो है वो सोडियम लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश ट्राई करता है कि बाइकार्बोनेट तो निकालना है, लेकिन ये ना हो कि सोडियम भी साथ में जाता रहे। तो उसको क्या कहता है कि रीनल जो है ना एल्डोस्टेरोन से जो है ना रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है जो सोडियम की। अब उसकी रीअब्जॉर्प्शन तो हो रही है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ जाती है ना, वो प्रोटॉन्स निकलते हैं बाहर। तो उस वजह से जो प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो मोस्टली जो है ना एसिडिफाइड हो जाता है, पैराडॉक्सिकल। हालांकि वॉमिटिंग में भी लॉस हो रहे हैं प्रोटॉन, और इसलिए पैराडॉक्सिकल हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रोटॉन लॉस हो रहे होते हैं। तो इस ये इसकी रीज़न है, ये क्वेश्चन है वो ये याद रखिएगा। पर पैराडॉक्सिकल एसिडिफिकेशन हो जाती है यूरिन की। अब इसका फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है, वो 0.9% नॉर्मल स्लाइन, यानी कि नॉर्मल स्लाइन होता है, और साथ में पोटाशियम हमने देना होता है, क्योंकि वो भी लॉस हो रहा होता है। अब एक इन्फॉर्मेशन है कि पोस्ट ऑप पीरियड में आप कौन सा फ्लूइड आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? तो नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोल सलाइन जो होती है, वो फर्स्ट 24 आवर में सर्जरी के बाद आपकी प्रायोरिटी होती है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी ऐसे इतने को इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आगे, लेकिन एक चीज़ है कि जो है ना सोडियम, उसकी जो ना रेगुलेशन, वो आप ऐसे याद रखिएगा कि नॉर्मल जो सोडियम की वैल्यू है वो 137 से 147, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होती है वो 140 के राउंड अबाउट होती है। तो जब हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है किसी भी कॉज की वजह से, जब 135 से कम हो जाता है प्लाज्मा सोडियम, तो उसको उसमें क्या होता है कि ब्लड में सोडियम कम है, और बाकी जो टिश्यूज़ हैं लाइक ब्रेन है, तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा सोडियम होता है। तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो मोस्टली जो होता है वो जो है ना इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंट्रासेलुलर वहाँ ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि जब हम उसको रिवर्ट करते हैं ना, कि हम डायरेक्ट हम उसको हाइपरटोनिक सेलाइन दे देते हैं, ताकि सोडियम का लेवल मेंटेन रहे। तो क्या होता है कि जब हम वो सोडियम इतना ज़्यादा दे देते हैं, तो
इतना या यानी कि रैपिड देते हैं तो क्या होता है कि जो ब्रेन से है ना वाटर वो इतना ज़्यादा ब्लड में आना शुरू हो जाता है कि वहाँ पे वाटर की जो है ना वो इतना रैपिड उधर मूवमेंट होती है कि उसकी वजह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये जब हम रैपिड हाइपोनेट्रीमिया को करेक्शन करते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास हाइपर नेट्रीमिया हो गया तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि हमारे पास हाइपर नेट्रीमिया था तो जैसे ही हम उसको मतलब उसको हम डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वाटर जो है वो सेल्स या ब्रेन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा का रिस्क होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं मतलब आपने याद रखनी है कि किस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया को अगर हमने जल्दी करेक्ट करना है तो उसकी वजह से डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब आप हाइपरनेट्रीमिया को रैपिड करेक्शन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास सेरेब्रल एडिमा का रिस्क होता है। तो ये बस जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी पोटाशियम आगे रह गया। पोटाशियम को हम IV पोटाशियम देते हैं अगर हमारे पास हाइपोकैलेमिया हो जाए। और बाकी ऐसा सच तो कोई इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ नहीं है। बाकी अगर ये है कि हाइपरकैलेमिया हो जाए ना मतलब पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम देते हैं 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट या ग्लूकोज। और मोस्टली अगर ज़्यादा सीवियर है तो डायलिसिस कर देते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।